नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी मुख्य परीक्षा, उसके लिए पेपर जो 3 उसका पार्ट ए इकोनॉमिक्स, उस क्लास को हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके उस डाउट को लाइव क्लियर करूँगा। ये जो क्लास है सुबह 11 से 11:30 के बीच में स्टार्ट हो जाती है और इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको रात को 8 बजे मिल जाता है। तो यदि आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड तो आप देख ही सकते हो। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पेपर 3 पार्ट ए यूनिट नंबर 1, पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। विकसित भारत 2047 कवर कर चुके हैं। इसमें कृषि का क्षेत्रीय योगदान जो है, कृषि सेक्टर का, एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो रीजनल कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, ये हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं। इसके एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको दिए थे। उम्मीद करूंगा कि आप उन क्वेश्चनों के आंसर लिखें, प्रैक्टिस करें। आज इसके आगे बढ़ेंगे हम उद्योग, इस सेक्टर पर। उद्योग को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। मैं आज जैसे कल कृषि के हेडिंग पॉइंट बनाए थे बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से बताऊंगा और अगली बार उसमें थोड़ा चेंज करके भी आपको बताऊंगा। तो यानी आप एक ही टॉपिक को एक से ज्यादा तरीके से कैसे लिख सकते हैं उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो उद्योगों का या औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में, ये मुख्य टॉपिक है। अब जब क्षेत्रीय योगदान की बात आती है तो हम इसमें पूरे के पूरे भारत को अलग अलग रीजन में बांट लेते हैं। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट में, इस तरीके से डिवीजन करके बता देते हैं और ये अच्छा तरीका है, अच्छे नंबर भी आपको दिलाएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में आप ये मान के चलो कि इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जितने विकसित देश हैं, विकसित देशों में उनके यहाँ पर जीडीपी में जब कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा होता है, इसलिए वो विकसित हो पाए। तो औद्योगिक क्षेत्र जो है एक महत्वपूर्ण पिलर है, एक स्तंभ है। 2025 के अगर हम डाटा लेते हैं, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में इसका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में 25.7%। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है, दूसरे नंबर पर ये आता है, तीसरे पर आता है एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर में रोजगार ज़्यादा लोगों को मिला है तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ये सेक्टर हमारे देश की कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसके 14%, यानी ये समझ लो कि 7 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। तो रोजगार देने की दृष्टि से ये सीमित है। एग्रीकल्चर में रोजगार तो ज़्यादा को मिलता मगर लोगों की इनकम कम हो पाती है, यानी वो रोजगार से जीवन निर्वाह रहता है। भारत की भौगोलिक विविधता, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कहीं पर रीजन हिमालय वाला है यानी पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, कहीं पर वन है, कहीं समुद्र का तट है। इस और अलग अलग संसाधनों की उपलब्धता, कहीं कोयले के भंडार मिलते हैं, कहीं लोहे के मिलते हैं, कहीं पर दूसरे खनिज मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलते हैं। और इस हिसाब से जो रीजनल पॉलिसीज हैं तो ये डाइवर्सिटी मिलती है, तो औद्योगिक योगदान जो है स्पेसिफिक हो जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, उनके नाम लिख सकते हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, विनिर्माण, खनन, एक्सप्लोरेशन जैसे बोलते हैं, खनन मतलब खुदाई करके जिसे निकाला जाए, आईटी सेक्टर, ये भी इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। इसमें लघु और मध्यम उद्योग आ जाते हैं, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी आ जाती हैं। तो इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये शुरुआत की जो स्लाइड है, इसके कुछ पॉइंट आप इस आंसर के लिखने में जो उसकी भूमिका बनती है वहां पर यूज कर सकते हो। अगर फुल क्वेश्चन आता है तो भूमिका लिखना आवश्यक है, तो उस भूमिका के रूप में आप इसका प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, हम उसी तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। तो उत्तर भारत, वहां पर आप राज्य लिखना चाहो तो लिख लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, यानी हम इस रीजन की एक तरीके से बात कर रहे हैं। ये जो सेक्टर है ये मुख्य रूप से
औद्योगिक विकास जो हुआ है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर जो कॉटन इंडस्ट्रीज है वो भी मिलेगी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी मिलता है। दिल्ली एनसीआर जो रीजन है यहाँ पर ये और सर्विस सेक्टर का भी ये केंद्र बना हुआ है। इसकी विशेषताएं जैसे कि एग्रीकल्चर में देखी थी, वैसे ही हम इसके फीचर देख लेते हैं कि इस सेक्टर में क्या प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो उत्तर क्षेत्र में प्रमुख उद्योग जो है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, कपड़ा, पंजाब में लुधियाना फेमस है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हरियाणा और दिल्ली एनसीआर रीजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ सेंटर है। सीमेंट और चीनी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ उत्तर रीजन में यूपी आ जाता है। अब इसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली कितना है, तो 2023-24 के डाटा अगर हम लें, उत्तर प्रदेश के जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान 24%, हरियाणा के जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान 30%, और दिल्ली में सर्विस बेस्ड जो ज़्यादा सेक्टर है यानी आईटी सेक्टर है, तो उसका 80% योगदान वहाँ के जीडीपी में हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में चीनी इंडस्ट्री, शुगर मिल जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो राष्ट्रीय उत्पादन में 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। ये आंकड़े यदि आप लिखते हैं अपने आंसर में, तो आंकड़े लिखने की वजह से आपकी मार्किंग जो है वो अच्छी होगी ही होगी, ये आप मान के चलो। और विशेषताएं क्या है, यहाँ के कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता होगा, वो सब बातें भी आप इसमें जोड़ सकते हो। निर्यात की अगर हम बात करें, निर्यात वाले सेक्टर को देखें तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ से कपड़े जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 2023 में 12% जो हिस्सा था इस सेक्टर का था राष्ट्रीय औद्योगिक निर्यात में। अब यहाँ फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने से क्या होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री दूसरे दूर की इंडस्ट्री से कनेक्ट हो जाती है, जिससे उनका कच्चा माल हो या निर्मित माल हो उसकी पहुंच आसानी से हो जाती है। एक्सपोर्ट दिल्ली से कैसे किया जाएगा विदेशों में, दिल्ली किसी समुद्र के किनारे तो है नहीं, तो पोर्ट तक फैसिलिटी मिल जाए। ऐसे ही एक दूसरा कॉरिडोर है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर। तो इन कारणों से जो औद्योगिक विकास है या औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। 3-4 पॉइंट विशेषताओं के बता करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहीं हम चैलेंज भी देख सकते हैं, चुनौतियां भी देख सकते हैं इस सेक्टर की, यानी नॉर्दर्न रीजन की। लास्ट में हम सम्मिलित रूप से चुनौतियों पर विचार करेंगे, यहाँ अलग अलग सेक्टर बात कर देते हैं। तो देखो यहाँ चुनौतियां क्या है, चुनौतियों में आ जाता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। दिल्ली एनसीआर इंडस्ट्रियल सेक्टर के विस्तार के कारण यहाँ पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि दिल्ली में अगर आप जाते हो तो आपको साफ स्वच्छ आसमान दिखाई नहीं देगा। स्टार तारे तो रात को दिखाई देते ही नहीं है, दिल्ली में भी सूर्य धुंधला दिखाई देता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खास करके सर्दियों के मौसम में ये समस्या और भी बढ़ जाती है। पॉल्यूशन कहा जाता है कि पराली जलाने से भी दिल्ली पर प्रभाव है। पराली के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है, साल भर का वो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है उसका निस्तारण जब पराली जलाई जाती है उसी पीरियड में वो भी कर देते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। फिर समस्या क्या आती है, कौशल की कमी, स्किल, लैक ऑफ स्किल। चाहे उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, स्किल का मतलब ये है कि जो लेबर है, जो काम करने वाली जनसंख्या है, वह किसी कार्य को करने में उसके पास एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, वो दूसरे को काम करता हुआ देख करके सीख जाता है। स्किल्ड वर्कर रहेगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात क्या आती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का विस्तार करना है, नई इंडस्ट्रीज लगानी है, तो ज़मीन का अधिग्रहण जो है वो एक समस्या आ जाती है। क्योंकि ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, कृषि भूमि है या वन संबंधी भूमि है, तो उसमें डिस्प्यूट्स हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, अब समस्याएं हैं तो इस समस्याओं से निदान के लिए सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलेटेड सरकार की योजनाओं का यहाँ नाम का आप उल्लेख भर कर देंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसको लेकर डिटेल में अगली यूनिट में पूछा गया है, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में तैयार कर लेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत निवेश प्रोत्साहन है, वो सब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्दर्न रीजन, उसकी हम बात कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रीय योगदान। अब चलते हैं पश्चिम की ओर। पश्चिम भारत जिसमें है तो इसमें कौन कौन से राज्य हमें देखने को मिल जाते हैं। महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा, बड़ा सेक्टर है। गुजरात जो है ये भी
इसके साथ साथ राजस्थान में है, उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अलग प्रकार के उद्योग यहाँ पर भी है। मध्य प्रदेश का भी इसमें पश्चिम सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हम जोड़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के साथ आप चाहो तो छत्तीसगढ़ भी ले सकते हो, मगर छत्तीसगढ़ चूंकि उतना ज़्यादा औद्योगिक रूप से विकसित नहीं है, खनन में बहुत हद तक उसका रोल है, तो वो झारखंड और उसके साथ बिहार के साथ भी ले सकते हैं। पश्चिम भारत जो है भारत का औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर किस प्रकार की इंडस्ट्री मिलती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें मिल जाता है, प्लस यहाँ पेट्रोकेमिकल्स गुजरात की वजह से, महाराष्ट्र की वजह से, इवन अब राजस्थान में भी पेट्रोकेमिकल्स संबंधी चीजें मिलती है। और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी तो है ही। अब इसकी विशेषताएं इस सेक्टर की देख लेते हैं, 4 पॉइंट में ही मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात आती है कि यहाँ की प्रमुख इंडस्ट्रीज तो पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स। इसके लिए गुजरात, जैसे गुजरात में रिफाइनरी लगी हुई है, रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी। इंडस्ट्रियल सेक्टर, आईटी सेक्टर की, इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें तो महाराष्ट्र आ जाता है। खनन और सीमेंट में राजस्थान भी आ जाता है, सीमेंट में मध्य प्रदेश भी आया जाता है। इसके साथ साथ सोयाबीन प्रसंस्करण हो गया, मध्य प्रदेश आया जाता है। मैंगनीज में भी कुछ एमपी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कंट्रीब्यूशन संबंधी कुछ आंकड़े दिए जा सकते हैं। 2023-24 के जो डाटा है, महाराष्ट्र के जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 28% रहा, गुजरात में 40% रहा, जो सबसे ज़्यादा है देश में किसी भी राज्य में। अगर जीडीपी की गणना हम करते हैं कि किस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है उद्योग में, तो गुजरात आता है 40%। मुंबई हुआ, पुणे हुआ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विस का केंद्र है। मुंबई भारत की आर्थिक कैपिटल है। गुजरात पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा उत्पादन में अग्रणी है। देश का टोटल जो क्लॉथ प्रोडक्शन होता है 30% यहीं पर हो जाता है। एक्सपोर्ट संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहीं पर। अब गुजरात देश का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यातक सेक्टर है। 25% जो निर्यात है वो गुजरात से होता है। महाराष्ट्र में आईटी और ऑटोमोबाइल, ये एक्सपोर्ट करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं। बुनियादी ढांचे की बात करें तो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं भी बनाई गई हैं। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं। प्लस मुंद्रा, कांडला, ये पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, जो दूसरे देशों को सामान, बने हुए सामान को भेजने में और वहाँ से कच्चे माल को मंगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं इस सेक्टर की, तो कॉमन सी हैं, कुछ मिली जुली सी हैं। तो कुछ चुनौतियों के रूप में जैसे एनवायरमेंटल संबंधी चुनौतियां सामने आती है, क्योंकि यहाँ पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो पर्यावरण को केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रदूषण होता है। फिर मीडियम इंटरप्राइजेज यानी लघु और मध्यम उद्योग, इनकी समस्याएं देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तो यहाँ इन उद्योगों को वित्त की कमी हमेशा करती है, तकनीक की कमी हमेशा करती है। फिर रीजनल इनइक्वालिटी, क्षेत्रीय असमानता, गुजरात और महाराष्ट्र विकसित हो गए काफ़ी हद तक, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान उसकी तुलना में उतने विकसित नहीं है। औद्योगिक रूप से अभी हम पिछड़े हुए माने जाते हैं। जो समस्याएं हैं, अब उस समस्याओं के बाद आगे क्या, यानी चुनौतियां तो हमने देख ली, तो चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सरकार के द्वारा जो नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे अलग अलग रीजन की बात हो रही ना कि क्षेत्रीय योगदान, तो गुजरात ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रखी है, उसके द्वारा वो निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र ने अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी बना रखी है ना, ये प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव है वो योजनाएं चला रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो ये दूसरा रीजन हो गया, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र हो गया। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं, हम पूर्वी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से हमें वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, बिहार आ जाएगा, इसमें उड़ीसा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, ये सब ले लेंगे। इस रीजन की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर खनन, इस्पात और हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग, तो इनका ये सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो खनिज हैं वो मिलते हैं। उनका सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से उद्योग भी उसी से संबंधित यहाँ पर लगाए जाते हैं। विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ये पिछड़े हुए इलाके आते हैं, बेशक ये नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न होने के बाद भी। तो विशेषताएं क्या हैं, वो विशेषताएं देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमें स्टील इंडस्ट्री, इस्पात और खनन, मुख्य रूप से झारखंड और ओडिशा आ जाएगा। इसमें चाहो तो छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख आप कर सकते हो। जूट इंडस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है, या चाय की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग है। और छोटे जो स्मॉल स्केल पर कुछ उद्योग हैं वो बिहार में देखने को मिलते हैं। आर्थिक कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें 23-24 के आंकड़े अगर लेते हैं तो ओडिशा के जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 35%, झारखंड के जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30%। ओडिशा जो है देश का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है, यानी देश में जितना स्टील बनता है उसका अकेला उड़ीसा लगभग 20% कंट्रीब्यूशन देता है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, निर्यात संबंधी जो पॉइंट है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ खनिज और इस्पात, इनका निर्यात किया जाता है। योगदान अगर हम पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखें तो 10% जो है वो ये खनिज और इस्पात का निर्यात हुआ था इन राज्यों से। बुनियादी ढांचे की स्थिति क्या है? तो बुनियादी ढांचे से मतलब होता है बिजली, पानी, सड़कें यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो पारादीप बंदरगाह है, हल्दिया प्रमुख बंदरगाह है जहां से हम दूसरे देशों को निर्यात कर पाते हैं। भुवनेश्वर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है। ये स्थितियां यहाँ इस सेक्टर की देखने को मिल जाती है। अगला, अब यहाँ चुनौतियां भी हैं। यहाँ चुनौती ये है कि बुनियादी ढांचा उतने अच्छा नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। बिजली की आपूर्ति निरंतर नहीं मिलती है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। ये वह क्षेत्र है जो नक्सलवाद से प्रभावित भी है। झारखंड हो, ओडिशा हो, जो नक्सलवाद है ये शुरुआत हुई थी इसकी पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक स्थान से। तो नक्सलवाड़ी में तो समाप्त हो गया, लेकिन आज हमें ओडिशा झारखंड में भी देखने को मिलता है। तो नक्सलियों मूवमेंट की वजह से कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करने से झिझकता है, पीछे हटता है, ये भी बाधाएं आती हैं। तो निवेश कम है, निजी सेक्टर उतना ज्यादा निवेश नहीं करता है। सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो सरकार इसके लिए योजना चला रही है। 2024 के बजट में उसने स्टार्ट की थी पूर्वोदय योजना। यहाँ इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने की बात की जा रही है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, वित्त की सुविधाएं। झारखंड राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति बना रखी है, उड़ीसा राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति बना रखी है, लेकिन राजनीतिक कारण भी रहते हैं। आप अगर नहीं याद कर पाते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, टाटा ने कार बनाई थी नैनो कार का प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल के एक स्थान था सिंगनूर या कहीं लगाने की बात हो रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने विरोध किया, तो वह प्लांट वहां न लगा के उन्होंने गुजरात में लगा दिया। अगर वह प्लांट वहां लगता पश्चिम बंगाल में तो लोगों को रोजगार मिलता, उसका विकास होता। राजनीतिक कारणों से भी ये चीजें सामने आ जाती है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, यानी सदर्न रीजन, दक्षिण क्षेत्र को देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जो प्रमुख राज्य यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, ये प्रमुख रूप से किसके सेंटर हैं? तो प्रौद्योगिकी में कर्नाटक आ जाता है, आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ इनका केंद्रीयकरण देखने को मिल जाता है। क्या विशेषताएं यहाँ की? तो विशेषताएं देख लेते हैं। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, इसका प्रमुख सेंटर बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है वो हमें तमिलनाडु देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए तेलंगाना है। कंट्रीब्यूशन क्या है इन राज्यों का इंडस्ट्रियल सेक्टर का? तो 2023-24 में कर्नाटक के जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने लगभग 30% योगदान दिया, तमिलनाडु में 33%। बेंगलुरु जो है भारत का टॉप आईटी हब है, जितने भी स्टार्टअप हैं अधिकांश 90% बेंगलुरु में ही रहते हैं। अब समस्या वहाँ एक और देखने को मिलती है बेंगलुरु में, वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको लेकर राजनीति हर राज्य में हावी की जा रही है। मैं सोचता हूँ अगर ये भाषा को लेकर के इतना विवाद अगर पैदा किया जाएगा तो भारत में तो हर राज्य में अपनी अलग अलग भाषा है, सब भाषाएं व्यक्ति कैसे सीख सकता है? केरल की अपनी अलग भाषा है, किसी को तमिल बोलनी है, मलयालम बोलनी है, कन्नड़, कैसे पॉसिबल है? तो राजनीति बड़ी ही घातक है, देश के विकास से कहीं ज्यादा देश के विनाश के लिए आज काम कर रही है। तमिलनाडु ऑटोमोबाइल उत्पादन में सबसे लीड करने वाला स्टेट है पूरे भारत में। नेशनल प्रोडक्शन जो होता है ऑटोमोबाइल का, उसमें 35% जो कंट्रीब्यूशन है वो तमिलनाडु अकेला देता है। एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं यहाँ, तो
एक्सपोर्ट यानी आईटी रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है उसमें ये डोमिनेंट है। फार्मास्यूटिकल्स निर्यात 2023 में जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था फार्मास्यूटिकल्स का और आईटी का, 30% इन्हीं सेक्टर से आया था। बुनियादी ढांचे की स्थिति जो है, चेन्नई कोचीन बंदरगाह हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं दूसरे देशों से ग्लोबल लेवल पर हमें कनेक्ट करने के लिए। बेंगलोर हैदराबाद कॉरिडोर बना हुआ है, आईटी कॉरिडोर, तो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने की भी सुविधाएं दिलाते हैं। चुनौतियां, तो चुनौतियां यहाँ पर सामने आ जाती हैं कि रीजनल इनइक्वालिटी, केरल में औद्योगिक विकास सीमित है जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा है, भेदभाव देखने को मिलता है। अब जैसे मुंबई में दबाव, दिल्ली में दबाव है, बेंगलुरु हुआ, चेन्नई हुआ, तो यहाँ पर शहरीकरण, लोग काम की तलाश में आते हैं, जॉब की वजह से रहते भी हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी नहीं है, तो बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव। फिर आता है स्किल, कौशल का भी अंतर है, तकनीकी कौशल की कमी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर सेक्टर जब हर जगह मिलती है तो उसको तो आप मेंशन कर ही सकते हो। सरकार के द्वारा क्या पॉलिसीगत नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं, तो तमिलनाडु राज्य जो है उसने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है, कर्नाटक ने अपनी आईटी पॉलिसी बनाई है, आंध्र प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी बनाई है और समग्र रूप से भारत सरकार तो बनाती है। अब चलते हैं हम 5वें पॉइंट पर, जो नॉर्थ ईस्ट को ले लेते हैं, उत्तर भारत, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। मुख्य रूप से ये जो सेक्टर है यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत सीमित है, जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी सीमित था वैसे ही यहाँ पर औद्योगिक विकास भी सीमित है, लेकिन माना जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज तो हैं, संभावनाएं तो इस सेक्टर में है। तो जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन पर देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ प्रमुख रूप से चाय प्रसंस्करण यानी टी प्रोसेसिंग, चाय जो है, चाय का पौधा होता है, उसकी पत्तियां, जो नई नई पत्तियां रहती हैं उनको तोड़ा जाता है, उनको हैंड पिक किया जाता है, हाथों से तोड़ा जाता है, फिर उन पत्तियों को सुखाया जाता है, मशीनों से प्रोसेस किया जाता है, तो यहाँ चाय प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा हस्तशिल्प, हैंडलूम इंडस्ट्री अलग अलग जगह अरुणाचल में देखने को मिलेगी, मेघालय में देखने को मिलेगी, मगर ये लिमिटेड लेवल पर यानी छोटे पैमाने पर इनके उद्योग मिलते हैं। असम चाय प्रोसेसिंग में सबसे एडवांस मतलब लीड करता है, 55% चाय का उत्पादन यहीं पर होता है। कंट्रीब्यूशन देखें तो 23-24 के जीडीपी में असम के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 12% था। अन्य राज्यों ने भी जो योगदान दिया, स्पेसिफिक डाटा की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, तो वो 8 से 10% के बीच में, क्योंकि इतना कम योगदान इसलिए है क्योंकि यहाँ औद्योगिक विकास बहुत कम है। एक्सपोर्ट किसका होता है, तो मुख्य रूप से चाय का होता है, और हैंडमेड जो प्रोडक्ट हैं, हैंडलूम जो प्रोडक्ट हैं, उनका, सजावटी जो वस्तुएं हैं उनका यहाँ पर होता है। अब चुनौतियाँ वही हैं, चुनौतियाँ ये है कि ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट, एक तो भौगोलिक रूप से बाधाएं उत्पन्न करता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं नहीं है, बुनियादी ढांचे का अभाव है, सड़कें, रेल मार्ग से पूरी तरीके से कनेक्टिविटी नहीं है, बंदरगाह से दूरी है, और जब भौगोलिक ये समस्याएं आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो निवेश जो है वो भी नहीं हो पाता है। कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर निवेश नहीं करेगा क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट नहीं मिलता है। बिजली की सुविधाएं, ये सब सुविधाओं का अभाव है। सरकार प्रयास कर रही है, कुछ स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के लिए योजनाएं बना रही है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम बनाई हुई है, पूर्वोदय योजना का लाभ इस क्षेत्र को दिया जा रहा है। ये कंप्लीट हो गया औद्योगिक क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान। अब इसमें वो पूछ लेते हैं कि यहाँ क्षेत्रीय असमानताएं और चुनौतियां क्या हैं, तो वो पॉइंट हम समग्र रूप से लिख लेते हैं। तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र का जो क्षेत्रीय योगदान है वो समान नहीं है। कैसा है, इनइक्वल है। महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश की तुलना में अलग देखने को मिलता है, असम का कंट्रीब्यूशन मेघालय की तुलना में अलग देखने को मिलता है, और अगर हम दिशाओं के रूप में जैसे डिवाइड किया था ना 5 सेक्टर में, पश्चिमी, दक्षिणी, तो ये सब वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिमी, दक्षिणी ये विकसित, उत्तर पूर्व हो गया, ये सब हमें पिछड़े को देखने को मिलते हैं। पूर्वी हो गया जहाँ पर झारखंड, ओडिशा। अब ये जो पिछड़े हैं यानी कि प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, चैलेंज क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, तो उनसे कॉमन सी बातें हैं कि पहला आता है बुनियादी ढांचे की कमी। जो पिछड़ा है
पूर्वी हो या उत्तर पूर्वी हो, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की अभाव है, बिजली की ऊर्जा की यहाँ पर कमी है, संचार सुविधाओं का पूरा नेटवर्क नहीं फैला हुआ है, क्षेत्रीय असमानता, जैसे पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में 60% से अधिक औद्योगिक उत्पादन होता है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में कितना होता है, मात्र 15%। एक प्रकार से ये उत्पादन में भी जो असमानता है, ये भी आगे चल करके असमानता ही बढ़ाती है, ये इक्वालिटी लेकर के नहीं आती है। पर्यावरण, रसायन और भारी उद्योग बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र इसके उदाहरण है। उसकी वजह से भी जो पॉलिसीज हैं, पर्यावरण संबंधी कानून हैं, उनके कारण भी ये असमानताएं देखने को मिलती है। श्रम, और इसमें भी कौशल युक्त श्रम यानी स्किल्ड लेबर अभाव है, पूर्वी क्षेत्रों में इसकी कमी देखने को मिल जाती है। आगे क्या, इसके लिए भविष्य की दिशा क्या है, नीतिगत प्रयास क्या है? तो भारत सरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। इन क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए उसने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। उन योजनाओं को थोड़ा सा आप लिख सकते हो, जैसे मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ, प्राइवेट सेक्टर को भी कह रही है और ग्लोबल लेवल पर दूसरे देशों को भी यहाँ आमंत्रित कर रही है कि आप भारत में बनाओ, हम आपको सुविधाएं देंगे, आप भारत को वैश्विक रूप से एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार कर रहे हैं। इससे भी काफी हद तक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इंसेंटिव आपको ज्यादा मिलेगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इससे क्या होता है कि अगर उत्पादन ज़्यादा होता है तो लोग अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है, एक व्यक्ति पूरे दिन काम करता है 5 प्रोडक्ट बना देता है, लेकिन दोनों को अंत में सैलरी बराबर मिलेगी, तो जो 5 बनाता है वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और जो एक बनाता है उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कि जो ज़्यादा बनाएगा उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जो कम बनाएगा उसकी सैलरी में कटौती की जाएगी। तो ऐसी स्कीमें भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है सरकारी सेक्टर में। प्राइवेट में तो हमेशा से ये चलता ही था। वो सेक्टर जो पिछड़े हैं औद्योगिक रूप से, चाहे वो पूर्वी हो या उत्तर पूर्वी हो, तो उसके लिए पूर्वोदय नामक योजना चलाई है। पूर्वोदय की योजना के तहत सरकार ये कहती है राज्यों को कि हम आपको 1.5 लाख करोड़ रुपए ये फंड रखा हुआ है, ये आपको ही देंगे, बशर्ते आप अपने यहाँ औद्योगिक विकास के लिए काम कीजिए। ये पैसे की कमी है वो हम आपकी पूरी करेंगे। आपको पैसा वापस करना है, लॉन्ग टर्म में वापस करना है, कोई इस पर आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छी प्रभाव छोड़ेगी लंबे समय में। डिजिटल इंडिया मिशन जो है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लघु उद्योग हैं या जिन्हें मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, तो उनकी भी सरकार आर्थिक सहायता कर रही है, चाहे मुद्रा योजना चला रही हो, आत्मनिर्भर भारत के तहत भी उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं लगातार, चाहे वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चाहे वो चेन्नई बेंगलुरु हो या अमृतसर कोलकाता हो, राज्य अपने अंदर भी बना रहे हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश का आप उदाहरण लो तो इंदौर भोपाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये सब पॉइंट जो हैं, नीतिगत प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ आकर के ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान। अंत में निष्कर्ष, अगर फुल क्वेश्चन आता है तो निष्कर्ष और भूमिका जरूर लिखनी चाहिए। भूमिका आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। निष्कर्ष के रूप में 2 से 3 लाइन सफिशिएंट है। मैं यहाँ एक लॉन्ग निष्कर्ष पे जा रहा हूँ, आप उसी में से 1-2 लाइनें चुरा करके या मॉडिफाई करके लिख सकते हो। तो निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष का मतलब है आपने कोई मूवी देखी और लास्ट में मूवी देखकर आते हो, कोई आपसे पूछ लेता है कि बताओ कैसी क्या थी, तो समरी उसको शॉर्ट में आप बता देते हो, अरे पहला हाफ तो अच्छा था, दूसरा हाफ अच्छा नहीं था, उसमें ये होता तो और बेटर था। वैसे ही निष्कर्ष में हमें चीजें करनी होती है। तो उद्योगों का क्षेत्रीय योगदान जो है भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम विकसित बनना चाहते हैं तो हम एग्रीकल्चर से हमें मूव होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा इंडस्ट्री की ओर। अब पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, जबकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो है यहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं, अभी विकास उतना नहीं हुआ है। क्यों? बुनियादी ढांचे और निवेश की कमी बाधक बनी हुई। सरकार के जो एफर्ट हैं
उनको भी लिख सकते हो। मेक इन इंडिया, पूर्वोदय योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव योजनाएं, ये सब योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे ये क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर कर पाएंगे और हम भारत को 2047 तक विकसित बना पाएंगे, औद्योगिक दिशा में एक सुपर पावर बना पाएंगे। तो समावेशी और टिकाऊ औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। शॉर्ट ये काफी बड़ा है, शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित हैं, लेकिन पूर्व और उत्तर पूर्वी क्षेत्र उतने विकसित नहीं हैं। क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास मेक इन इंडिया, पूर्वोदय योजना आदि योजनाओं के तहत किए जा रहे हैं। भविष्य में इस पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। इतना करके भी आप इसको समाप्त कर सकते हो। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर कोई पार्ट पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगला लेक्चर आपको फिर मिलेगा, सेम टाइम रहेगा, मंडे टू सैटरडे के लिए। सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आप, और आपका कोई लेक्चर मिस भी नहीं होगा। पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कीजिए। आपके कोई सुझाव है, सजेशन है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी कोई क्वेरी है ज़रूर पूछें। आप फेसबुक में हमारे पेज से, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगली क्लास आपको फिर मिलेगी अगले टॉपिक, यानी हम यहाँ पर या तो इसी वाले टॉपिक को दूसरे ढंग से और एलोबरेट करके बता दें, या फिर आगे मूव कर जाते हैं कि सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान। आप जैसा कमेंट करेंगे वैसा लेक्चर ले लिया जाएगा। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर रात को 8 बजे आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। और अंत में नोट्स, अपडेटेड नोट्स पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक के बिल्कुल रेडी हैं। आप सॉफ्ट कॉपी PDF ले सकते हैं। पर पेपर 100 रुपीज़ आपको पे करना होता है और हार्ड कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।